हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो के साथ हम शुरुआत करते हैं अपने सीएसएस के लेसन की। तो सीएसएस होता क्या है? सीएसएस का मतलब है कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये वो स्टाइलिंग की शीट है जो एक ब्राउज़र को बताती है कि सारे एलिमेंट्स को दिखाना कैसे है, यानी उसका डिज़ाइन या उसका लुक, उसका फील कैसा होगा। जो इंटरफेस हम यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन कर रहे हैं वो यूज़र को दिखना कैसा चाहिए। ये कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो हम हर एक एलिमेंट के लिए सेट कर सकते हैं जो भी आपके एचटीएमएल कोड के अंदर है। तो हमें सीएसएस की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो जो एचटीएमएल का पुराना वर्जन था उसमें हम फॉन्ट टैग, सेंटर टैग, ये सब प्रॉपर्टीज यूज करते थे किसी पेज को किस तरीके से दिखाना है उसके लिए। बट जैसे जैसे वेबसाइट बड़ी होती गई तो हर एक पेज का अलग ही फॉन्ट चल रहा था एंड उसमें फॉन्ट टैग्स हर एक एलिमेंट के लिए अलग से डालने पड़ रहे थे। तो ये एक तरीके से बहुत लेंदी टास्क हो गया था एंड जितना काम लंबा होता जाएगा उतना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता जाएगा क्योंकि उसमें वर्किंग आवर्स ज़्यादा लगते थे। तो बड़ी वेबसाइट्स के मेंटेनेंस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई। उस सब से बचने के लिए जब नया वर्जन आया HTML का तब 3.2 वर्जन में CSS इंट्रोड्यूस हुआ। हालांकि उस टाइम जो CSS था वो इतना पावरफुल नहीं था, बट CSS 3 के बाद बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज आ गई जिससे हम वेब पेज को बहुत अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम बात करते हैं कि CSS यूज कैसे होता है। ये हमारा सबसे पहला वाला डॉक्यूमेंट है जो हमने HTML की क्लास में बनाया था। हम इसी को सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम HTML पेज के अंदर भी CSS लिख सकते हैं और अलग से CSS भी ऐड कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड पे आपको दिख रहा होगा HTML कोड एंड राइट हैंड पे उसका आउटपुट ब्राउजर के अंदर। तो CSS को यूज करने के 3 तरीके हैं। CSS कुछ नहीं है, बेसिकली एक रूल का सेट है जो हम हर एक ये जो एलिमेंट्स हैं, बॉडी टैग हो गया, जैसे जितने भी टैग्स हैं हम उन सबके लिए यूज कर सकते हैं। तो CSS को यूज करने के 3 तरीके हैं। जो सबसे इजीएस्ट वे है वो होता है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS का मतलब मैं बताता हूँ। अब जैसे H1 लिखा हुआ है टैग, तो इसी के आगे मैं स्टाइल एट्रीब्यूट लगा देता हूँ एंड उसमें लिख देता हूँ कलर रेड। एंड अब आप देख रहे हैं राइट हैंड पर वेलकम का जो कलर है वो रेड कलर हो गया। तो ये वाला जो तरीका है CSS को टैग के अंदर ही लिखने का उसको कहते हैं इनलाइन CSS। ये इजीएस्ट वे है किसी डेवलपर के लिए एक पेज में ऐड करने का। बट जब आपका वेबसाइट बहुत बड़ा हो जाएगा या आप किसी मल्टीपल पेज की वेबसाइट को मैनेज कर रहे हैं तब आप हर एक टैग में ये चीजें ऐसे जाके चेंज या एडिट करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगी एंड जो आपको डिप्लॉय करने में टाइम लगेगा वो भी बहुत ज्यादा लगेगा। तो अगर मान लीजिए बहुत सारे पेजेस हैं एंड सब में आपको पता है कि H1 टैग यूज हो रहा है तो वाई नॉट कि एक ही जगह पे हम सबके लिए यूज कर लें। तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस थे। पहला था कि इंटरनल CSS यूज करना। इंटरनल CSS का मतलब है कि बॉडी टैग के अंदर ही या कहीं पे भी आप स्टाइल टैग यूज कर लेते एंड स्टाइल टैग के अंदर आप इस H1 एलिमेंट के लिए CSS कोड लिख देते स्टाइल टैग के अंदर अंदर ही। जो थर्ड जो वे था वो था एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS का मतलब है कि आपने एक अलग से शीट बना रखी है CSS फाइल नाम से, मतलब .css से जो एंड होगी एंड उस फाइल के अंदर जो सारे रूल्स लिखे थे वो आपके फॉलो कर रहा है हर एक पेज। तो वो एक फाइल मेंटेन करना बहुत ज्यादा आसान है ऐसे अलग अलग पेज मेंटेन करने से। तो आप कोई सी भी वेबसाइट पे देखेंगे तो वो यहाँ पर एक एक्सटर्नल CSS फाइल ही यूज करती है क्योंकि उसको मेंटेन करना इजी है। तो यहाँ पर अगर एक CSS फाइल ऐड करनी है तो मुझे सिंपली लिंक टैग यूज करना होगा, लिंक टैग एंड देन उसका रिलेशन देना होगा कि ये स्टाइल शीट है एंड लिंक का टाइप जो होगा वो आपको लिखना पड़ेगा टेक्स्ट CSS एंड उसके बाद आपको सिर्फ हाइपर रेफरेंस देना है कि वो CSS फाइल कहाँ प्रेजेंट है। तो अगर इसी फोल्डर में मेरी CSS फाइल भी प्रेजेंट है तो मैं लिख सकता हूँ a.css एंड लिंक टैग बन। एंड लिंक टैग को मुझे क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ये पेयर में नहीं आता। तो ये आपकी a.css फाइल ऐड हो गई है। अब अगर आप इस पेज को रीलोड करेंगे राइट हैंड पर एंड इंस्पेक्ट करेंगे तब आप कंसोल पर देखेंगे कि एक एरर है, उसमें लिखा हुआ है एरर फाइल नॉट फाउंड a.css। तो एक फाइल बना लेते हैं जिसमें हम CSS का कोड लिखेंगे एंड उसका नाम देते हैं a.css। मैं इसको ब्लैंक ही छोड़ रहा हूँ बट मैं इसको सेव कर लेता हूँ a.css नाम से। तो अब जब ये पेज रीलोड होगा तब आप देख रहे हैं कि वो एरर चला गया क्योंकि वो a.css फाइल यूज हो गई है, बट हालांकि वो ब्लैंक थी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है हमें। तो अब हम वापस चलते हैं अपनी मेन कोड पर, HTML कोड पर। इसमें H1 टैग के अंदर हमने स्टाइल रेड दिया था। ऐसी यहाँ अगर मुझे देना है H1 टैग के लिए तो जितने भी टैग्स होते हैं उनको अगर किसी भी एलिमेंट पर हमें स्टाइल को यूज करना है तो हमें उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें हमारे पास एलिमेंट सेलेक्टर्स होते हैं
एलिमेंट सेलेक्टर का मतलब है कि अगर मुझे सारे के सारे H1 एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं तो मैं उनको सेलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे अगर सारे के सारे पैराग्राफ टैग्स सेलेक्ट करने हैं तो मैं उनको भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। इस तरीके से ये सेलेक्टर यूज होते हैं। अगर मुझे सिर्फ बी आर टैग के लिए कुछ यूज करना है, यानी सारे बी आर टैग्स को कुछ एक पर्टिकुलर तरीके से दिखाना है, या फिर सारे पैराग्राफ टैग्स को मुझे एक तरीके से दिखाना है पूरी वेबसाइट पर, तो मैं उन टैग्स को इकट्ठा एक ही कोड में जितनी बार यूज होगा, पी टैग या बी आर टैग या ए टैग, एंकर टैग, उन सबके लिए मैं एक ही रूल लिख सकता हूँ, वो भी एक जगह, एंड उससे भी काम हो जाएगा। उसके अलावा सेलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो जो सबसे कॉमन जो दो तरीके हैं, हमने उससे पहले भी बात करी थी कि हम आईडी और क्लास लगा सकते हैं, ये ग्लोबल एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो आईडी अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ पैरा, एंड एक और पैराग्राफ मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, एंड इसमें लिख देता हूँ आईडी पैरा 2। तो अब मैंने दो आईडी बनाई है, ठीक है। तो अगर मुझे इस पैराग्राफ के लिए एक कुछ कोड लिखना है सीएसएस का, तो मैं यहां लिख सकता हूं हैशटैग और पैरा। इस तरह अगर मैं ये कोड लिखता हूं तो ये चीज सेलेक्ट हो जाएगी। अब आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि जो सीएसएस का कोड है वो हमेशा प्रॉपर्टी और वैल्यू के बेसिस पे काम करता है। तो जो भी आपका सिंटेक्स होगा सीएसएस का, वो सिंपल ऐसा होगा कि सबसे पहले आप सेलेक्टर लिखेंगे। सेलेक्टर मतलब जैसे अभी मैंने आईडी पैरा लिखा, तो आईडी को सिलेक्ट करने के लिए मैंने हैशटैग लगाया और उसके बाद आईडी का नाम लिख दिया जो आईडी के अंदर वैल्यू थी। तो ये एक सेलेक्टर हो गया। उसके बाद मुझे कर्ली ब्रेसेस यूज करने हैं। कर्ली ब्रेसेस आपके पी कैरेक्टर के पास होंगे कीबोर्ड में। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर मुझे हमेशा प्रॉपर्टी लिखनी है एक, एंड देन उसकी वैल्यू लिखनी है। तो मुझे उसकी प्रॉपर्टी, जैसे मैंने यहाँ पर H1 के लिए चूज किया कि कलर मैं रेड कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं कुछ और चूज कर सकता हूँ कि कलर मुझे इस बार व्हाइट चाहिए। एंड ये जैसे मैं सेव करूंगा तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो सारा व्हाइट हो गया, जो हेलो एवरीवन लिखा हुआ था पैरा के अंदर। तो यानी जो आईडी पैरा के अंदर जो मैंने सेलेक्ट किया था, यानी इस लाइन से यहां तक जो ये स्टार्टिंग के 5 कैरेक्टर्स है, इसका मतलब है कि मुझे ये पैराग्राफ मेरा सेलेक्ट हो गया है। इसका रूल अभी लिखा जाएगा। और रूल क्या है कि जो कलर होना चाहिए, उसके बाद मैंने कॉलन लगाया एंड उसके बाद मैंने उसकी वैल्यू लिखी है। तो कलर क्या होना चाहिए? व्हाइट। तो ये पैराग्राफ जो इतना यहां से लेकर यहां तक था, उसका कलर हो गया पूरा व्हाइट। यही अगर मुझे ब्लू करना है तो मैं ब्लू कर सकता हूँ एंड उसको सेव कर सकता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि कलर ब्लू हो गया। ऐसे ही मैं ग्रीन कर सकता हूँ, तो अब कलर हो गया ग्रीन। तो बट ये सिर्फ पहले वाले पैरा के लिए हुआ क्योंकि मैंने इतना ही सेलेक्ट किया था। अब अगर वही चीज मैं पैरा 2 के साथ करूं तो मैं इस लाइन को कॉपी करके पैरा 2 लिख सकता हूं एंड कलर यहां पे लिख देता हूं येलो। तो अब आप देख रहे हैं कि पैरा 2 के अंदर जितना भी टेक्स्ट था वो हो गया येलो। तो इस तरीके से आप आईडी से सेलेक्ट करेंगे एलिमेंट्स को कि पैरा 2 मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड पैरा 2 के अंदर जो भी था, अगर मैं इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर और कुछ प्रॉपर्टीज लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं। मैं जैसे बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड क्या करना है मुझे मैं इसका ब्लैक कर देता हूं बैकग्राउंड। मैंने जैसे सेव किया, आप देख रहे हैं कि इसका बैकग्राउंड ब्लैक हो गया। अब व्हाट इफ मुझे जितने भी पैराग्राफ टैग्स हैं उन सबका बैकग्राउंड कुछ और चाहिए था, यानी कॉमन बैकग्राउंड। तो मैं यहां पर सिर्फ पी लिखूंगा, जस्ट पी, क्योंकि जो मेरा टैग है वो पी टैग है। मुझे कोई आईडी नहीं लगानी, कोई डॉट, कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, सिर्फ पी लिखना है एंड मैं उसमें बैकग्राउंड लिखूंगा लेट्स से ब्लू। अब आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट पैरा था उसका ब्लू हो गया कलर बैकग्राउंड, जो सेकंड था उसका भी ब्लैक ही है। क्यों? क्योंकि पैरा 2 जो मैंने यूज किया है वो एकदम एक्सप्लिसिटली मैंने पैरा 2 के लिए स्पेशल बताया कि बैकग्राउंड ब्लैक होना चाहिए भाई। अगर मैं ये लाइन हटा देता हूं तो दोनों पैराग्राफ्स का ही ब्लू बैकग्राउंड हो जाएगा, बट कलर दोनों के अभी भी डिफरेंट है। क्योंकि इस वाली लाइन से जो थर्ड लाइन है, लाइन नंबर 14, उस लाइन से आपके जितने भी पैराग्राफ टैग्स थे वो सेलेक्ट हो गए हैं। तो ये एक तरीका है सेलेक्ट करने का एलिमेंट्स को। तो अभी तक आपने दो तरीके सीखे, यानी आईडी के थ्रू सेलेक्ट करना और टैग नेम के थ्रू सेलेक्ट करना। तो टैग का नेम पी था तो अभी सेलेक्ट हो गया। अगर मैं एंकर टैग के लिए लिख दूं कि एंकर के लिए आपको पता है कि टैग कौन सा यूज किया हमने, ए टैग। तो ए टैग के लिए अगर मुझे कोई लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कलर व्हाइट। अब आप देख रहे हैं कि क्लिक हेयर जो था वो व्हाइट हो गया एंड जो यहाँ पर स्टार्टिंग वर्ड था न्यू वो भी व्हाइट हो गया। तो सारे के सारे जितने भी एंकर टैग्स थे पेज में वो सेलेक्ट हो गए, यानी फर्स्ट एंकर टैग ये और सेकंड एंकर टैग ये वाला। तो ये दोनों सेलेक्ट हो गए
और कलर इनका व्हाइट हो गया। अब मुझे दिख रहा है कि यार H1 वाला तो दिखना ही बंद हो गया क्योंकि व्हाइट हो गया कलर। तो क्यों ना मैं H1 को ही बैकग्राउंड दे देता हूँ कुछ, मैं इसको फिर से ब्लैक लिख देता हूँ। एंड अब आप देख रहे हैं कि मुझे H1 में न्यू भी दिख रहा है एंड क्लिक हेयर भी क्लियरली विजिबल है। तो इस तरीके से मैंने H1 भी सिलेक्ट कर लिया। बट व्हाट इफ मुझे पूरा जो ब्राउजर के अंदर जो मेरी स्क्रीन दिख रही है वो पूरी व्हाइट नहीं चाहिए, तो उसके लिए मैं सेलेक्ट कुछ और कर लूंगा। ये आपको पता था कि ये यहाँ से लेके पूरा ब्राउजर का जो एरिया है उसको क्या कहते हैं, वो बॉडी टैग होता है। तो क्यों ना हम बॉडी के लिए यहाँ पर CSS लिख दें, बॉडी, एंड बॉडी के अंदर मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ ग्रे। तो अब आप देख रहे हैं राइट हैंड पर जो पूरा ब्राउजर है मेरा वो बैकग्राउंड पूरा ग्रे हो गया है। तो ये एक तरीका है जिससे मैं चीजें सेलेक्ट कर सकता हूं। अब हम नेक्स्ट चीज की बात करते हैं कि हम और कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं एलिमेंट्स को। जो थर्ड तरीका है आपका किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करने का, वो है क्लास के थ्रू सेलेक्ट करना। जैसे इनको मैंने आईडी दिया था, वैसे ही मैं इनको क्लासेस भी दे सकता हूं। क्लास ABCD, अब मैंने क्लास दे दिया। तो क्लास का मतलब क्या होता है बेसिकली, जब आप लोग एक क्लास, अगर नॉर्मल कोई पर्सन सुनेगा क्लास, तो उसका क्या मतलब है कि उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, यानी एक कलेक्टिव, यानी एक ग्रुप को हम क्लास कहते हैं ना। तो क्लास का यूज इसीलिए होता है कि हम सेम चीजों को हम सेम क्लास दे सकें। तो अगर मुझे H1 को एक क्लास मैंने दे दिया है, तो मैं हो सकता है पैरा 2 को भी मैं सेम वही क्लास दे दूं, सो दैट ये दोनों जो रूल्स हम ABCD क्लास के लिए लिखेंगे वो शेयर कर लें। तो मैंने ABCD अभी दोनों को क्लास नेम दे दिया। तो अब अगर मुझे ABCD क्लास जितने भी हैं उन सबको सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ABCD, डॉट लगाया मैंने, आप ध्यान से देखिएगा मैं डॉट ABCD लिख रहा हूं। तो अब आपके पास 3 रूल हो गए। अगर आपको टैग के थ्रू सेलेक्ट करना है कुछ, तो आपको कुछ नहीं लिखना, सीधा टैग का नाम लिखना है PAH1 बॉडी, इस तरीके से। अगर आपको आईडी से सेलेक्ट करना है तो हमेशा आपको हैशटैग यूज करना है स्टार्टिंग में। अगर आपको क्लास के थ्रू सेलेक्ट करना है तो आपको डॉट यूज करना है। तो डॉट अगर ABCD आपने लिखा है तो इसका मतलब H1 वाला ये भी सिलेक्ट हो गया और P और पैरा 2 भी सिलेक्ट हो गया। तो इस बार मैं इसमें कुछ और प्रॉपर्टी लिख देता हूं। लेट्स से हम इसमें ऐड करते हैं फॉन्ट साइज, एंड यहां लिख देते हैं 22 पिक्सल्स, PX मतलब पिक्सल्स। तो अब आप देख रहे हैं कि जब मैंने ABCD को 22 पिक्सल दिया तो H1 का जो साइज था वो भी कम हो गया, एंड जो पैराग्राफ 2 था उसका साइज बड़ा हो गया। तो H1 और जो पैराग्राफ टैग थे उन दोनों के साइज सेम हो गए। तो क्यों ना हम इस बार इनको थोड़ा और बढ़ा देते हैं। जैसे मैंने सेव किया, अब आप देख रहे हैं कि पैरा 1 छोटा दिख रहा है, पैरा 2 क्योंकि ABCD क्लास के अंदर है वो, तो हमें वो भी बड़ा दिख रहा है, और H1 जो था वो भी हमें बड़ा दिख रहा है। तो इस तरीके से आप CSS के रूल सेट करते हैं। अब मैंने बताया था कि 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो आपने यहाँ देखा कि हम स्टाइल लिख रहे थे एट्रीब्यूट लगा के, एंड उसके अंदर प्रॉपर्टीज वगैरह लिख रहे थे। अब अगर यही आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज लिखनी होती तो मैं सेमीकोलन यूज करूंगा। रेड के बाद अगर मैंने सेमीकोलन यूज कर दिया, इसका मतलब मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब यहाँ से लिख सकता हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेट्स से हम यहाँ लिख देते हैं बैकग्राउंड, एंड इस बार मैं इसको बैकग्राउंड दे रहा हूँ येलो। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर येलो हो गया बैकग्राउंड, और पहले क्या था, बैकग्राउंड ब्लैक था। बट अब क्योंकि हमने एक ही चीज के लिए 2 बार रूल लगा दिया है कि बैकग्राउंड ब्लैक यहाँ पर भी लिखा हुआ है एंड बैकग्राउंड ब्लैक, बैकग्राउंड येलो हमने इसके अंदर भी इनलाइन वाली CSS में भी लिखा हुआ है। तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी वो इनलाइन वाले CSS को दी जाएगी। उसके बाद प्रायोरिटी आती है ये जो पेज के अंदर जो हमने CSS लिखा हुआ है, यानी इंटरनल शीट है हमारी, इंटरनल स्टाइल शीट। एंड जरूरी नहीं है कि सीधा बॉडी के जस्ट बाद ही हो, हम इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं, कहीं पे भी। मैं अगर इसको यहाँ BR टैग खत्म होने के बाद लगाता हूँ एंड फिर सेव करता हूँ तो भी ये काम उतना ही करेगा। तो स्टाइल टैग हम कहीं पे भी घुसा सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। बट अभी इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकें इसलिए मैं इसको स्टार्टिंग में यहाँ लिख रहा हूँ, सो दैट एडिटिंग वगैरह इजी रहे। अब आपने देखा कि जो प्रेसिडेंस था, यानी जो प्रायोरिटी दी गई वो इनलाइन वाले CSS को दी गई। तो इसलिए जो इनलाइन CSS यूज करना होता है इसको हम गलत कोड समझते हैं, मतलब इट्स नॉट आइडियल कोड, ये गंदा कोडिंग का स्टाइल है एंड इसको हमें यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब एक पर्टिकुलर CSS शीट है तो हम उसको ही यूज करेंगे, एंड सारे के सारे जो टैग्स हैं उनके अंदर ऐसे इनलाइन CSS यूज करेंगे तो बाद में हमें दिक्कत हो जाएगी मेंटेन करने में। अगर किसी दिन मान लीजिए आपका 100 पेज है आपकी वेबसाइट में एंड आपको बस एक सबकी हेडिंग का कलर चेंज करना हुआ, तो आप सारे पेजेस पे जा जाके थोड़ी ना चेंज करेंगे, आप सीधा एक जगह पे यहाँ लिख देंगे एंड उसके बाद वो सब में फॉलो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लिखना बेवकूफ़ी है।
बहुत ज़्यादा ज़रूरी जब तक ना हो तब तक हम इनलाइन सीएसएस यूज़ नहीं करते हैं। हाँ, इंटरनल शीट यूज़ करना, जैसे कि मैंने यहाँ स्टाइल टैग लगाया और उसके अंदर यूज़ किया, इट इज़ टोटली फाइन। बट उससे भी बेटर आपके पास एक तरीका है, जो हमने सबसे पहले बात करी थी एक्सटर्नल स्टाइल शीट की, लाइन नंबर 7। तो ये आप देख रहे हैं कि a.css में अगर मैं ये सब चीज़ें लिख देता तो भी काम हो जाता। तो चलो, ये स्टाइल टैग नहीं लिखना होता सीएसएस के अंदर कभी भी, सीधा रूल्स लिखने होते हैं। क्योंकि स्टाइल टैग आपको ब्राउजर को बताता है कि इसके अंदर रूल्स हैं, बट हम जब a.css इंक्लूड कर रहे हैं तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ही होता है कि इसके अंदर रूल्स ही होंगे, तो स्टाइल टैग की वहां जरूरत नहीं है। तो मैं इसको कट करता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि राइट एंड पर सब कुछ चेंज हो गया है, इनलाइन सीएसएस को छोड़ के। हम वापस चलते हैं a.css में, मैं इस पर पेस्ट करता हूँ एंड यहाँ पर सेव करता हूँ। जैसे ही मैंने रिलोड किया, आप देख रहे हैं वही वाले रूल्स वापस सब पे फॉलो हो गए। तो अब मान लीजिए ये सेम जो लाइन नंबर 7 है, आपने 100-150 पेजेस में अगर इंक्लूड कर रखी होती तो आपको सिर्फ एक लाइन एक जगह पर जाकर चेंज करनी होती, अगर आपको कलर चेंज करना है किसी चीज का। तो आप देख रहे हैं कि एक लाइन वहां चेंज करेंगे, सारे के सारे पेजेस में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दैट्स वाई यूजिंग एक्सटर्नल स्टाइल शीट इज हाईली रिकमेंडेड। तो आप जितनी ज्यादा ये सीएसएस शीट यूज करेंगे तभी आप उसका पूरा फायदा उठा पा रहे हैं, अदरवाइज सीखने का कोई फायदा नहीं है, आप टाइम वेस्ट करेंगे इन लॉन्ग टर्म। तो इसलिए ध्यान रखें कि सीएसएस शीट यूज करें हमेशा। आप आपने जो असाइनमेंट्स में जो वेबसाइट्स बनाई है, आप उसमें भी देखना कि ऑलरेडी एक दो शीट यूज हो रखी होंगी। जो वर्डप्रेस यूज कर रहा हो, चाहे आप कोई सा भी पैनल यूज कर रहे हैं, शीट के बिना, स्टाइल शीट के बिना आपको पेज अच्छा दिखेगा ही नहीं। आपने खुद देखा कि किस तरीके से जो हमने एचटीएमएल पेजेस बनाए थे वो कितने गंदे दिख रहे थे। तो इस तरीके से आपके पास 3 सेलेक्टर हैं। सेलेक्टर्स को अब हम नेक्स्ट क्लास में बहुत ज्यादा डीप में पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से हम एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस क्लास में मैंने आपको सिर्फ इतना हिंट दिया है कि किस किस तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं एंड क्या क्या आईडी और क्या क्लास होते हैं। नेक्स्ट वाले में हम बहुत ज्यादा डीप में पढ़ेंगे। अभी हम और बात करते हैं कि सीएसएस में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम मॉडिफाई कर सकते हैं, किसी चीज का भी लुक। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो मार्जिन वगैरह होते हैं। अब आप जैसे देख रहे हैं कि ASD ये जो लिखा हुआ है, या फिर इसकी बात करते हैं पैराग्राफ 1 में जो हेलो एवरीवन लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर नीचे एक्स्ट्रा स्पेस कुछ भी नहीं है। वो एग्जैक्टली उतना ही यूज कर रहा है, लेफ्ट में भी, राइट में भी, अप और डाउन, बॉटम में भी, जितना उसको चाहिए था। तो अगर आपको कभी गैप दिखाना हो, जैसे जो न्यू वेलकम वाली लाइन है, गेस कीजिए कि उसमें लेफ्ट पर थोड़ी जगह होती तो कितना अच्छा लगता, क्योंकि वो ऐसे चिपकता नहीं उससे, लेफ्ट वाले बॉर्डर से। तो हम यहाँ पर H1 के लिए मैं एक और रूल लिख देता हूं, पैडिंग लेफ्ट, या फिर मैं सीधा पैडिंग लिख रहा हूं कि 10 पिक्सल्स। अब मैंने 10 पिक्सल की पैडिंग दे दी, तो अब देखिए आप हेडिंग कितनी अच्छी लग रही है हमें। उसके लेफ्ट पर भी 10 पिक्सल का मार्जिन है, राइट पे भी, टॉप पे भी और बॉटम पे भी। अगर आपको सिर्फ एक ही जगह पर पैडिंग देना था तो आप पैडिंग लेफ्ट यूज कर सकते हैं सिर्फ, एंड 10 पिक्सल लिख देते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि सिर्फ लेफ्ट में जगह है, ऊपर नीचे कहीं एक्स्ट्रा कुछ भी जगह नहीं बची है। जो भी जगह है वो बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर दिखाना चाह रहा था वही वाली जगह है। तो इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं कि पैडिंग। अब पैडिंग की बात करते हैं, होता क्या है पैडिंग, क्या होती है। तो अगर आप किसी भी कंटेंट यानी HTML का कोई सा भी एलिमेंट देखेंगे तो उसका जो आपको ब्लॉक डायग्राम दिखेगा कि कौन सी चीज कहाँ होती है। अगर मान लीजिए आपका एक ब्लॉक है, उसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो सबसे जो उसका बाहर की जो चीज होगी वो हमेशा उसकी पैडिंग होगी। यानी कोई भी एलिमेंट है, उसका जस्ट जो एक्सटर्नल एरिया होगा वो पैडिंग होगा, उसके बाहर का जो एरिया होगा वो हमेशा बॉर्डर होगा, एंड उसके बाद का जो एरिया होगा वो मार्जिन होगा। आप यहाँ राइट बॉटम पे देख रहे हैं कि क्या मार्जिन है, क्या बॉर्डर है और क्या पैडिंग है। तो ये 3 चीजें हैं जो अफेक्ट करती हैं आपकी। अब अगर आप किसी एलिमेंट पर बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं तो बैकग्राउंड कलर हमेशा उसके बॉर्डर तक ही सीमित होगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। तो आप अगर यहाँ ब्लॉक डायग्राम को देखें नीचे राइट बॉटम में, तो आप देखेंगे कि जो मेरा एरिया है, यानी जो बॉडी का जो एरिया है वो है 359 पिक्सल्स इंटू 217 पिक्सल्स, एंड उसको जब मैं होवर करता हूं तो पूरा ऐसा सेलेक्ट हो जाता है एक तरीके से, ऊपर पूरा उस पर कवर आ जाता है। आप जस्ट उसके बाद देखेंगे कि पैडिंग लिखा हुआ है, पैडिंग इज द एरिया, जब मैं उसको ग्रीन करता हूं तो वो वहां पे सेलेक्ट हो जाता है। हम इसको पर्टिकुलरली हेडिंग पर ही बात करते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब आप देखिए कि हेडिंग कहाँ है। मैं इसका बॉर्डर चेंज, मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। अगर आपको CSS में कमेंट्स लिखने हैं तो आप हमेशा ऐसे लिख सकते हैं,
तो ये वाली लाइन ब्राउजर इग्नोर कर देंगे। सेम जैसे हमने HTML में सीखा था ये वाला सिंटेक्स, तो सेम उसी तरीके से CSS में कमेंट करने के लिए आपको /, फिर एस्ट्रिक यानी स्टार साइन, उसके बाद स्टार और फिर से /। तो आपका जो बैकग्राउंड हो गया फिर से नॉर्मल हो गया, जो रेगुलर डिफॉल्ट वाइट था। अब आप देखिए कि जब मैं माउस को होवर करता हूँ एलिमेंट पर तब वो कहाँ जाता है, एंड उसके बाद जब मैं पैडिंग पे वो किया, माउस होवर किया, तो आप देख रहे हैं लेफ्ट वाली साइड पे थोड़ा सा ग्रीन बॉक्स दिख रहा है आपको। ये वाला जो पोर्शन है ये पैडिंग है, उसके अलावा कोई पैडिंग नहीं थी, तो ये पैडिंग है। उसके बाद आपका बॉर्डर है, बॉर्डर के ऊपर आपको दिख रही है कि एकदम सॉलिड लाइन लगी हुई है। इसका मतलब है कि जो आपका एलिमेंट का जो एरिया एग्जैक्ट यूज होता है वो बॉर्डर तक ही है, बॉर्डर के बाहर मार्जिन जो है वो एलिमेंट के विड्थ में या साइज में इंक्लूड नहीं होते हैं। तो इसको हम थोड़ा और ध्यान से सीखते हैं। पहले मैं पैडिंग लिख देता हूं 10 पिक्सल्स। ये आपकी बिगिनर क्लास है तो हम प्रॉपर्टीज को बहुत थोड़ा थोड़ा करके सीख रहे हैं। डिटेल जब हम क्लासेस में जाएंगे, सिलेक्शन के बाद, सेलेक्टर्स के बाद जब हम डिटेल क्लासेस में जाएंगे तब हम देखेंगे कि हर एक प्रॉपर्टी किस तरीके से और कब काम आती है। आप देख रहे हैं कि पैडिंग मैंने जैसे 10 पिक्सल लिखा तो उसके आसपास पूरा एरिया में पैडिंग आ गई। अब मैं लिख देता हूं बॉर्डर, बॉर्डर में लिख देता हूं 4 पिक्सल्स एंड सॉलिड, एंड उसके बाद हमें लिखना होता है कलर, तो मैं येलो लिख रहा हूं। अब आप देख रहे हैं कि येलो के बाद बॉर्डर आ गया 4 पिक्सल का, सॉलिड। अब सॉलिड नहीं लिखता, इसकी जगह मेरे पास ऑप्शन है, इसको मैं सॉलिड कर सकता था, इसको मैं डैश्ड कर सकता था, इसको मैं डॉटेड कर सकता था, और ग्रूव वगैरह भी हमारे पास कई सारे ऑप्शन है। अब मैंने जब डॉटेड कर दिया तो आप देख रहे हैं कि डॉटेड मेरे पास बॉर्डर आ गया, बट वो रेड कलर में आया है। क्यों? क्योंकि इसका जो हमने बाय डिफॉल्ट स्टाइल दे रखा था वो कलर रेड था। अगर मेरे को बॉर्डर के आगे देखिए बॉर्डर लिखा, उसके बाद मैंने कॉलन दिया, कॉलन का मतलब है कि प्रॉपर्टी खत्म, अब वैल्यू चालू, वैल्यू चालू करी तो 4 पिक्सल लिखा हुआ। पिक्सल्स और जो मेजरिंग यूनिट्स हैं इनके बारे में भी हम ढंग से बात करेंगे, डोंट वरी। इस चीज में आपको आप ध्यान रखना पड़ेगा कि पूरे CSS लेसन में हम जैसे जैसे आगे आगे फॉरवर्ड करेंगे तो आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होती जाएंगी। एक बार में चीज समझ नहीं आएगा, और उसके बाद आपकी प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है कि आप इसको कितना टाइम देते हैं रेगुलरली। तो मैंने लिखा 4 पिक्सल्स, उसके बाद एक स्पेस है। अब आप ये भी ध्यान दीजिए कि 4 के बाद मैंने स्पेस नहीं दिया, क्योंकि ये सही तरीका नहीं है। आपको यूनिट साथ में लिखनी पड़ेगी डिजिट के, उसके बाद स्पेस है, उसके बाद डॉटेड लिखा हुआ है, एंड डॉटेड के बाद यानी डॉटेड हो गया टाइप ऑफ बॉर्डर, एंड उसके बाद फिर से स्पेस देके मैं उसमें कलर लिख सकता हूँ। कलर मैंने लिख दिया, मुझे येलो कलर का बॉर्डर चाहिए, तो आप देख रहे हैं कि येलो कलर का एक बॉर्डर आ गया। अब उसमें येलो के जो बीच में आपको डॉट्स के बीच में जो गैप दिख रहा है वो भी ब्लैक कलर का, क्यों? क्योंकि हमने बैकग्राउंड ही पूरा ब्लैक दिया हुआ था। तो मैंने बताया था आपको कि जो एक एलिमेंट का जो एरिया होता है उसका पूरी बाउंड्री होती है वो बॉर्डर तक होती है, एंड उसके बाद अगर मैं मार्जिन यूज करूंगा, मार्जिन मैं यहां पर लिख देता हूं 15 px। तो अब आप देख रहे हैं, अब आप देखिए इसको, मार्जिन आपको ऑरेंज में दिख रहा होगा, वो आपका मार्जिन है। उसके बाद जब मैं होवर करता हूं तो 4 पिक्सल्स में आपको फिर से एक बॉक्स सा बना दिख रहा होगा ऑरेंज कलर का, उसके अंदर आपका बॉर्डर है। उसके बाद अगर मैं अंदर जाता हूं तो ग्रीन कलर का जो बॉक्स आ रहा है वो पैडिंग है, एंड उसके अंदर है आपका एलिमेंट। तो इस तरीके से ये चारों चीजें काम करती है एक साथ। तो आपको कब पैडिंग देनी है और कब मार्जिन देना है वो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको एलिमेंट कैसा दिखाना है। तो इसको अगर मैं सॉलिड कर देता हूं यहाँ पर, तो सॉलिड बॉर्डर आ गया मेरे पास, एंड मार्जिन आप देख रहे हैं 15 पिक्सल्स है। अब यही चीज मान लीजिए H1 को मैं किसी डिव टैग के अंदर लगा देता हूं, अब मैं डिवीजन टैग के अंदर आ गया। तो अब अगर मैं डिवीजन टैग पर एक स्टाइल शीट का रूल लगाता हूं कि डिवीजन टैग का जो बैकग्राउंड होगा वो होगा नॉट येलो, इस बार हम इसको कर लेते हैं पिंक। अब आप देख रहे हैं कि आपको लेफ्ट और राइट में पिंक कलर दिख रहा है डिवीजन के। तो अगर मैं डिवीजन पे अगर मैं पैडिंग दे देता हूं से 15 px, अब आप देख रहे हैं कि मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया लास्ट वालों में, तो लास्ट वालों में जरूरी नहीं होता। सेमीकोलन का मतलब होता है कि इसके बाद नई प्रॉपर्टी शुरू होगी, तो अगर नई प्रॉपर्टी शुरू हो ही नहीं रही तो सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है। मैं बचा सकता हूं एक कैरेक्टर अगर बचाना चाहता हूं तो, अदरवाइज लिखूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सेमीकोलन लगा दिया मार्जिन 15 px के बाद। तो अब आप देखिए पैडिंग 15 px लिख दी मैंने। तो अब आप
डिवीजन को आप एक्सप्लोर करिए कि सबसे पहले डिवीजन के अंदर पैडिंग है जो आपको अभी ग्रीन कलर की दिख रही है, 15 पिक्सल जो हमने लगाई थी। डिवीजन का कोई बॉर्डर नहीं है, तो अगर मैं डिवीजन को भी बॉर्डर दे दूं, बॉर्डर 5px सॉलिड मजेंटा, इस तरीके से आपके पास 140 यानी 140 आपके पास कलर के नेम्स हैं जो अवेलेबल हैं। अदरवाइज उसके अलावा कुछ यूज करना है तो आपको हेक्स कोड यूज करने पड़ेंगे, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। हमने शायद थोड़ा सा डिस्कशन पहले भी किया था, बट फिर से करेंगे। तो ये मैंने मेजेंटा कलर यूज कर लिया है बॉर्डर के लिए। अब आपको दिख रहा है कि मार्जिन इसका कुछ नहीं है, ब्लैंक है। बॉर्डर 5 पिक्सल का दिया हुआ है, उसके अंदर पैडिंग है। पैडिंग के अंदर जो एलिमेंट है वो एलिमेंट आप देख रहे हैं कि कौन सा सिलेक्टेड है, पूरा का पूरा H1। तो डिवीजन के अंदर H1 सेलेक्ट हुआ है। H1 की जो प्रॉपर्टीज है, अब आप वो देखिए, पहले H1 का मार्जिन है, उसके बाद बॉर्डर है, बॉर्डर के बाद उसकी पैडिंग है। तो क्या आप ये डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि कौन कौन से अलग अलग एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं सामने? अब आप ये भी थोड़ा ध्यान रखिए कि जो हमने डिवीजन का बैकग्राउंड पिंक यूज किया है वो ही बैकग्राउंड H1 की मार्जिन में भी यूज हो रहा है। यानी H1 का जो हमने मार्जिन 15 पिक्स दिया था उसका जो कलर है वो उसके पेरेंट से ही आ रहा है। तो पेरेंट का बैकग्राउंड कलर क्या था? पिंक। मैंने आपको बताया था कि एक एलिमेंट का जो एरिया है वो वहीं तक डिफाइन होता है जहां तक उसका बॉर्डर होता है। तो बॉर्डर के आगे अगर मैं मार्जिन यूज कर रहा हूं तो मार्जिन की प्रॉपर्टी वही होगी जो उसके पेरेंट की होगी। तो आपको उस हिसाब से इसको पेरेंट को चेंज करना पड़ेगा अगर आपको मार्जिन का कलर चेंज करना है। तो अगर मैं इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज करके मैं ग्रीन कर देता हूं, तो अब आप देख रहे हैं कि जो H1 का जो मार्जिन था वो भी इसी का पार्ट है, एंड जो डिवीजन का पैडिंग था उसका कलर भी ग्रीन है। अगर मैं डिवीजन का एक और पेरेंट बना देता हूं, इस बार सेक्शन बना देता हूं क्योंकि आप कंफ्यूज होते ही जाएंगे अदरवाइज। सेक्शन, अब आप देख रहे हैं कि सेक्शन के अंदर डिवीजन है, डिवीजन के अंदर H1 है। अब सेक्शन ने कुछ स्पेशल कुछ जगह तो ली नहीं, तो हम सेक्शन की भी CSS लिखते हैं। ये मैंने सेक्शन टैग लगाया, कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद अब मैं लिख रहा हूं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इस बार सियान। अब बैकग्राउंड दिखेगा ही नहीं क्योंकि पूरा पूरा जो एरिया था वो सेलेक्ट कर रखा है किसने? डिवीजन ने पूरा एरिया कवर कर रखा है। तो मुझे इसमें पैडिंग देना पड़ेगा, पैडिंग 10 पिक्सल्स। अब आप देख रहे हैं कि ये क्या हमने रेनबो बनाया है। सबसे बाहर आपको दिख रहा होगा सियान कलर जो सेक्शन का बैकग्राउंड है, यानी जो पैडिंग थी 10 पिक्सल वो पूरा सियान है सेक्शन का। उसके अंदर जो मेजेंटा था, मेजेंटा डिवीजन का बॉर्डर है, उसके अंदर जो ग्रीन है 15 पिक्सल की पैडिंग है, एंड उसका जो मार्जिन है H1 का वो भी उसी ग्रीन को शेयर कर रहा है। तो टोटल जो ग्रीन एरिया है वो आपका डिवीजन का पैडिंग प्लस H1 का मार्जिन हुआ, यानी टोटल 30 पिक्सल्स आपका ग्रीन एरिया दिख रहा है आपको। उसके बाद जो येलो एरिया है, येलो एरिया सिर्फ 4 पिक्सल का है जो कि आपने H1 में लिखा हुआ है। एंड जो उसके अंदर जो ब्लैक एरिया है, ब्लैक एरिया इज टोटल जो आपने पैडिंग यूज किया है H1 का, तो 10 पिक्सल का एरिया आपको ब्लैक दिख रहा है। तो इस तरीके से आप टोटल कर सकते हैं कि कितना कितना एरिया हमने किस किस को दिया है एंड वो किस वजह से कहाँ कहाँ क्यों दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो एक तरीके से बॉक्स का जो लेआउट होता है कि कोई भी कंटेंट हो उसके बाहर उसकी पैडिंग होगी, उसके बाद उसका बॉर्डर एंड उसके बाद उसका मार्जिन। अगर मैं एक और प्रॉपर्टी देना चाहूँ H1 को ही मैं एक और दे सकता हूँ, आउटलाइन, आउटलाइन 4 पिक्सल्स सॉलिड ब्लू। अब देखिए आप, आई नो दिस इज कंफ्यूजिंग बट एक बार में समझ आ गया तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब जो आउटलाइन है वो आपको दिख रहा है कि यहाँ कहीं नहीं दिख रही है आपको, इस वाले राइट बॉटम वाले जो आपको एक डायग्राम सा बना हुआ है उसके अंदर आउटलाइन का कहीं मेंशन नहीं है। तो अब आपको ये देखना है कि H1 पे क्या चीजें हो रही हैं। H1 का ब्लॉक मैंने अभी सेलेक्ट करा हुआ है, तो H1 की पैडिंग है सबसे पहले 10 पिक्सल्स की जो कि आप देख रहे हैं ब्लैक कलर में आपको दिख रही है। उसके बाद है उसका बॉर्डर, बॉर्डर किस कलर का था? बॉर्डर था येलो, तो आपको येलो बॉर्डर दिख रहा है 4 पिक्सल्स का। मैं इसको 5 कर देता हूँ हाईलाइट करने के लिए। अब 1 पिक्सल और आपका बॉर्डर बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद जस्ट उसके बाद क्या आ रहा है? मार्जिन, जो 15 पिक्सल का आपका मार्जिन था वो आपका ग्रीन कलर का ही है। जो ब्लू है वो आपका कहीं कहीं आप देखेंगे बॉर्डर और मार्जिन के बीच का एरिया है।
आपको ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है, आपको यहां पर ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है, ये इसकी आउटलाइन है। तो आउटलाइन हमेशा बॉर्डर के बाहर होगी और मार्जिन के अंदर होगी, और वो किस इसका जो एलिमेंट का साइज है उसमें कहीं रोल प्ले नहीं करती। आउटलाइन एकदम उससे अलग चलती है। मतलब इसमें आपको साइज में कहीं नहीं पता चलेगा कि आउटलाइन कितनी यूज हुई है। आप इस पे फोकस करिए फिर से। तो हम येलो तक थे, येलो का मतलब है बॉर्डर H1 का। उसके बाद जो ब्लू एरिया है वो उसका आउटलाइन है 4 पिक्सल्स का, एंड 15 पिक्सल का मार्जिन है। अगर मैं आउटलाइन भी 15 पिक्सल की कर दूं या 10 पिक्सल की कर दूं, तो अब आप देख रहे हैं कि वही जो 15 पिक्सल मैं मार्जिन को दे रहा था, उसी मार्जिन के ऊपर ही आउटलाइन आपकी छा गई है। अगर मैं इसको 15 पिक्सल दे दूं ब्लू को, तो आप देख रहे हैं कि मार्जिन का कलर पूरा आउटलाइन ने ले लिया। तो ये कुछ ऐसा चल रहा है कि सबसे अंदर है H1 का पैडिंग है ब्लैक कलर का 10 पिक्सल्स का, उसके बाद उसका बॉर्डर है येलो 5 पिक्सल्स का, उसके बाद उसका आउटलाइन है जो कि है 15 पिक्सल का ब्लू कलर में, एंड उसके जस्ट बाहर अब आप जाएंगे तो आपका डिवीजन एलिमेंट शुरू होता है। डिवीजन एलिमेंट का सिंपल सा सीन है, 15 पिक्सल की पैडिंग है एंड उसके बाद 5 पिक्सल का बॉर्डर है, जो कि आपका बॉर्डर जो है वो आपका मेजेंटा कलर का है, एंड उसके बाद उसका मार्जिन आ जाता है। तो मार्जिन आपने अभी कुछ दिया ही नहीं है। एंड वही चीज आप सेक्शन में देखें तो सेक्शन का पैडिंग 10 पिक्सल्स का है जो कि सियान कलर का है। तो अब आप इसमें देखिए कितने कलर यूज हुए, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल आपने 6 कलर यूज करें। एंड इसमें आपने पैडिंग, आउटलाइन, मार्जिन, बॉर्डर, आपने 3 एलिमेंट्स के यूज कर लिए। तो इस तरीके से आपको जो भी कोई एलिमेंट आपको दिखाना है उसके बारे में सोच के कि आपको कहाँ पे कौन सी चीज चाहिए, कहाँ पे कौन सा कलर एक्स्ट्रा चाहिए, एंड किस एरिया के अंदर आपको वो कलर डिफाइन करना है। पैडिंग का कलर होना चाहिए वो, या आउटलाइन का कलर होना चाहिए, या उसका बैकग्राउंड कलर होना चाहिए, या फिर किसी के और के पेरेंट का बैकग्राउंड कलर होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कब कौन सा कलर दिखाना है। तो ये हुई आप आज हमारे पूरे बॉक्स के मॉडल की बातें, जिसमें पैडिंग, बॉर्डर, आउटलाइन और मार्जिन कवर हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और अच्छे से सेलेक्टर्स पढ़ेंगे, सो दैट हम फटाफट अच्छे अच्छे रूल्स लिख पाएं एंड एफिशिएंटली लिख पाएं। So thank you guys. I hope you understood what I taught today. See you again.